वो कैसी परिस्थितियाँ हैं, वो कैसी परवरिश है जिसमें एक बच्चा आगे चल के बड़ा होने पर मूर्खतापूर्ण व्यवहार करता है और मूर्ख संतान कहलाता है। अगर वो मूर्ख है तो वो क्या कारण है जिससे कि वो मूर्ख हो जाता है? उसको बुद्धिमान किस तरह से बनाया जा सकता है? तो जो आज मैं मोटिवेशनल स्टोरी आपको बताने जा रही हूँ, ये एक किसान उसके 4 बेटों की है। तो इस कहानी से आपको ये पता चलेगा कि वो क्या कारण है जिससे कि हम अपने बच्चे में मूर्खतापूर्ण व्यवहार देखते हैं। वो कैसी परवरिश है। तो चलिए ये एक कहानी शुरू करते हैं। तो बात वो उस किसान की होती है, उसका नाम रामधन होता है। उसकी पत्नी गुजर गई है, पीछे अपने 4 बच्चों को छोड़ गई है। बच्चे अभी छोटे छोटे हैं, तो रामधन के ऊपर डबल पेरेंटिंग का भार आ गया है। अब उसे माता और पिता दोनों की तरह अपने बच्चे को पालना है। चूँकि रामधन एक किसान है और बहुत मेहनती, बहुत लगन से वो अपनी खेती बाड़ी सब संभालता है, तो बच्चों के परवरिश के चलते वो बहुत काम करने लगा है और उसने इतना सारा जायदाद संपत्ति बना ली है धीरे धीरे कि कहीं मेरे बच्चे को, मेरे चारों बच्चों को कोई भी किसी तरह का कष्ट नहीं हो। घर में उसने बच्चों का सारा इंतजाम कर रखा है, खाना बनाने के लिए, उनके कपड़े धोने के लिए, उनके बर्तन धोने के लिए, उनको स्कूल भेजने के लिए हर तरह का उसने इंतजाम कर दिया है। यहाँ तक कि बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए मास्टर भी लगा दिए हैं। रामधन चाहता है कि मेरे बच्चे अपनी माँ की कमी ना महसूस करें और वो धीरे धीरे बड़े हों, आराम से बड़े हों और एक खुशहाल जीवन जीते जाएं। तो इसके लिए उसने क्या किया है कि दिन रात वो मेहनत करता है अपने खेतों में, जिससे कि वो अच्छी सी फसल उगा सके, उसको मार्केट में बेच सके और अच्छा धन कमा सके और उस धन को बच्चों की परवरिश में लगा सके। तो इस तरह से वो बहुत उसने संपत्ति जुटा ली, बहुत जायदाद, बहुत खेत खलिहान उसने अपने नाम कर लिए और उस गांव में बहुत बड़ा मकान भी बनवा लिया। अब उसके बच्चे काफ़ी बड़े हो गए हैं और वो अब यहाँ से गांव से निकलकर शहरों में चले गए हैं और वहाँ वो एक अच्छी सी जॉब करने लगे हैं। तो उसका जीवन तो यहाँ तक बहुत सफल हो गया। अब आगे क्या होता है कि धीरे धीरे एक एक करके उसने बच्चों का घर भी बसा दिया, चारों की शादी कर दी और चारों अपने परिवार के साथ मस्त हो गए। किसान भी अब काफ़ी बूढ़ा हो चला है, लेकिन वो अभी भी बहुत मजबूत है काम धाम को लेकर। अपने दिन भर वो अपने बस काम में ही लगा रहता है। अभी भी उसको लगता है कि मेरे बच्चे किसी बात में कमी ना महसूस करें। होता यह है कि एक बार उसका जो बड़ा लड़का होता है शहर में अपने तीनों भाइयों से कांटेक्ट करता है, वो फ़ोन के ज़रिए उनसे बात करता है कि ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि अपने पिताजी जो हैं वो बहुत बूढ़े हो गए हैं, तो उनको हम लोग अपने अपने यहाँ 3-3 महीने रखते हैं जिससे कि उनका बुढ़ापा आराम से कट जाए और जो गांव की ज़मीन जायदाद घर सब है वो अब उसको बेच लेते हैं और हम लोग अपना चारों में बांट लेते हैं। तो तीनों भाई मान गए उसकी बात। तो उसने कहा कि कल सुबह तुम लोग अपने अपने घर से निकलना और हम लोग वहाँ गांव में इकट्ठा होते हैं। तो उसके बाद वो लोग चारों गांव में इकट्ठा हुए। उनको देखकर किसान की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने कहा कि अरे वाह, मेरे चारों बच्चे मुझसे मिलने आ गए। वो तो खुशी से झूमने लगा। अच्छा, वहाँ पर क्या होता है कि वो जो बड़ा बेटा होता है वो जाता है वहाँ पंचायत में गांव की और सरपंच से बात करता है कि ऐसा ऐसा है कि मैं अब अपने पिताजी को शहर ले जाऊंगा और हम चारों भाई के पास वो अपना आगे का जीवन व्यतीत करेंगे और यहाँ पे जो उनकी संपत्ति है, जो जायदाद है, जो उनके खेत खलिहान है, ये घर है,
ये सब अब कोई देखभाल यहाँ नहीं कर सकता है, तो इसको हम लोग चाह रहे हैं कि यहीं पर बेच-बाच के और उनको अपने साथ ले जाएं। सरपंच जी को उसकी बात बहुत ठीक लगी। उसने कहा, तुम लोगों ने अपने पिताजी के बारे में सही सोचा है। कल सुबह इसके लिए पंचायत बैठाई जाएगी। और रामधन को इस बारे में अभी तक कुछ भी खबर नहीं हुई। सुबह जब पंचायत बैठी तो सरपंच ने रामधन के पास बुलावा भेजा कि पंचायत बैठी है, आ जाओ, तुम्हारे चारों बच्चे यहाँ पर हैं। रामधन को समझ नहीं पाया। वो अपना बौखलाया सा पहुँचा वहाँ पंचायत में, और वो भी बैठ गया वहीं पर, क्योंकि वहाँ पर पंचायत शुरू हो चुकी थी, बातचीत शुरू हो गया था। तो सरपंच ने फिर रामधन की तरफ इशारा करते हुए पूछा, रामधन बताओ, तुम्हारे ये जो चारों पुत्र हैं, ये कह रहे हैं कि मेरे पिताजी अब हमारे साथ शहर में रहेंगे, जिसके लिए हम लोगों ने 3-3 महीने के लिए अपने घर में उनकी व्यवस्था कर दी है। उनका 12 महीने आराम से कट जाएगा। हर एक पुत्र के पास 3-3 महीने रहेंगे, जिस तरह से उनका पूरा साल आराम से कटेगा और आगे की ज़िंदगी उनकी बेहतर जाएगी। और उसके बाद सरपंच कहते हैं, तुम्हारी यहाँ पर तुम्हारी संपत्ति की देखभाल के लिए कोई नहीं रहेगा, तो तुम्हारे पुत्र भी यही चाहते हैं कि ये संपत्ति बेच दो, तुम यहाँ पर पंचायत में बेच दो, कहीं भी बेच दो, तो उसके लिए कागजात तैयार करेंगे और तुम्हारे हस्ताक्षर लेंगे। तब तक उनका बड़ा बेटा बोल देता है बीच में, अरे सरपंच जी, आप पिताजी से क्यों पूछ रहे हैं? वो तो चलने को तैयार ही हो जाएंगे, आप बस कागज बनाने की तैयारी शुरू करिए बस। अब किसान की बारी थी, अब रामधन की बोलने की बारी थी। उसने कहा, रुको रुको, तुम लोग मेरी राय भी लेते जाओ। ये अच्छी बात है कि तुम लोगों ने इतना अच्छा मेरे लिए सोचा। रही बात जायदाद की, संपत्ति की, तो ये मैंने बहुत ही प्यार से और बहुत ही इसकी देखभाल मैंने करी, अपनी जायदाद की, अपनी संपत्ति की, अपने खेत खलियान की। ये मेरे लिए एक संपत्ति नहीं है, ये मेरे लिए मेरी मातृभूमि है, मेरे माँ के समान है। इतनी आसानी से मैं इस गांव को और इस संपत्ति को नहीं छोड़ सकता और ना बेच सकता हूँ। तो ऐसा करो कि तुम लोग ये ख्याल अपने दिमाग से हटा दो कि तुम लोग इसको बेचोगे और बेच के फिर ये संपत्ति किसी और के अधीन कर दोगे। ये मेरे खून पसीने की कमाई है, तो इसको तुम लोग भूल जाओ। और रही साथ में रहने की बात, तो मैं तुम लोगों को खुद अपने पास यहाँ पर 3-3 महीने के लिए रखने को तैयार हूँ। तुम लोग चारों मेरे पास 3-3 महीने के लिए आओ और रह के जाओ यहाँ पर। आगे तुम अपना जीवन कहाँ काटोगे, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं। चारों में से हर एक मेरे पास 3-3 महीने रह सकता है। अब तो चारों भाइयों का मुंह देखने लायक था। रामधन की ऐसी बात सुनकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उनको ये उम्मीद नहीं थी कि रामधन, जो पिता उनसे इतना प्यार करते हैं, वो इस तरह से उनकी बातों का जवाब देंगे। क्योंकि रामधन एक बहुत ही गहरे और समझदार इंसान थे। किसान होते हुए भी उन्होंने चारों बच्चों की परवरिश अपनी समझदारी सूझबूझ से करी थी, जिससे कि वो इन सब बातों की गहराई वो समझता था। लेकिन वो आज उसने ये समझ लिया कि मैंने ज़रूर कहीं ना कहीं इन चारों की देख रेख में, इनकी परवरिश में कुछ ना कुछ गलती ज़रूर करी है, जिससे कि आज मुझे ये दिन देखने पड़ रहे हैं कि ये बच्चे जिनको मैंने छुटपन से पाल के इतना बड़ा किया है, आज ये मेरे बंटवारे पे उतर आए हैं, मेरे शरीर के बंटवारे पे उतर आए हैं। मैं कहीं एक जगह स्थिर होकर रह ही नहीं सकता। 3 महीने एक रखेगा, भगाएगा फिर मुझे, फिर मैं दूसरे क्या 3 महीने रहूँगा, भगाएगा। इन लोगों ने मेरा मजाक बनाने को सोच लिया है। तो खैर, सरपंच जी कहते हैं कि ये पंचायत अब यहीं पे ख़त्म होती है, क्योंकि रामधन इस बात के लिए तैयार नहीं है। तो आप लोग अब यहाँ से पंचायत से जाइए,
लौट जाइए सब लोग, ये अब बात आगे नहीं बढ़ेगी। पुत्र लोग को बहुत बुरा लगा अपने पिताजी की बात। वो लोग बिना बताए सुबह पिताजी से बिना कुछ कहे निकल गए अपने शहर की तरफ, और पिता वहीं फिर गांव में रह गए। और पिता फिर सोचने लगे, रामधन फिर सोचने लगा कि इन बच्चों की परवरिश में मैंने किधर कहाँ गलती करी है। सोचते सोचते उसने ये बात सोची कि ज़रूर मैंने ये गलती इस वजह से करी है कि ये जो ज़मीन जायदाद मैंने जोड़ा है इन लोगों के लिए, यही सबसे बड़ी गलती है। देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है कि आपने बच्चों के लिए पैसे जुटाए कि उनकी पढ़ाई लिखाई आगे की शिक्षा दीक्षा के लिए आपने पैसे जुटाए, दिन रात काम किया, सब कुछ किया, ज़मीन जायदाद सब डर से आपने पैदा किए, उसकी आपने पूरी एक सेना तैयार कर दी ज़मीन जायदाद संपत्ति की। इतना संचय करने की आवश्यकता नहीं थी। अगर इतना संचय आपने किया तो आपने ही पहले बेवकूफ़ी भरा कदम उठाया, मूर्खता आपने ही शुरू करी। आपकी मूर्खता ही तो आपके बच्चे निभा रहे हैं। बच्चों में मूर्खता आप ही की वजह से आई है। मूर्खतापूर्ण आपने उनकी परवरिश करी और अब वो मूर्खतापूर्ण आपसे व्यवहार कर रहे हैं। बच्चों को इस काबिल बनाइए कि वो ये संसार, ये समाज में अपना नाम रोशन करें, ना कि आपकी बनाई संपत्ति को बेच के और अपने जीवन का निर्वाह करें। आपने ये संपत्ति किस वजह से बनाई, क्या सोच के बनाई? क्या बच्चों को कोई कमी हो जाती पैसे? अगर पैसे नहीं होते तो क्या उनकी शिक्षा में कोई कमी हो जाती? आजकल किताबें इतनी महंगी नहीं होती हैं जितना कि आप इंटरनेट, सोशल मीडिया और ये कंप्यूटर वगैरह महंगे हैं। ये एसेसरी जितनी महंगी है, किताबें उतनी महंगी नहीं है। और सच्ची विद्या आप किताबों से ही पाएंगे, जिसमें मन लगाना पड़ता है, क्योंकि उसमें नीरसता होती है किताब में। आपने फ़ोन खोला, आपको अच्छी खासी लाइट उसके अंदर से आती मिल रही है, और मैटर आपको पढ़ने लिखने का सामान चाहे ज़्यादा ना मिले उसके अंदर, लेकिन जितना आपने उसको पढ़ा, आप अंधेरे में भी फ़ोन को खोलेंगे तो आराम से पढ़ लेंगे उसमें लिखी बातें, लेकिन आपको पूरी जानकारी नहीं मिलेगी। भाई गूगल कितनी किताबें संभालेगा? एक विषय पे लाखों करोड़ों किताबें बनी हुई हैं, और कितने विषय हैं यहाँ पर, तो कितने विषय की कितनी किताबें संभालेगा? उसकी भी लिमिटेशन है। और वही किताबें जो होती हैं वो थोड़ी निरस्ता युक्त होती हैं। आप उसको पढ़ने बैठेंगे तो जल्दी से उससे मन हटने लगता है। मन हटने की वजह से किताबों में ध्यान लगाना बहुत मुश्किल बात होती है। तो बच्चों से आपको यही शुरू से एक्सपेक्ट करना चाहिए कि ज़रूर तुम फ़ोन का उपयोग करो। तुम उस वक्त फ़ोन का उपयोग करो जब तुम अपने सगे संबंधी से कुछ सलाह मशवरा चाह रहे हो, अपनी नीरसता को कम करना चाह रहे हो। कुछ देर उनसे बातें करके, घंटे 2 घंटे तो कोई नहीं बात कर पाता है। हाँ, थोड़ी देर आप बात कर लीजिए, थोड़ा मन हल्का कर लीजिए कि हाँ, मैं संसार में अकेला नहीं हूँ, मेरे आसपास मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे भाई बहन हैं, अड़ोस पड़ोस हैं, मेरे माता पिता हैं। तो फ़ोन इसलिए होता है, ज़रूरत के वक्त जब आप कहीं सफ़र कर रहे हैं, ट्रेन पे हैं, कुछ हैं, जल्दी से आपको कुछ देखना हुआ, गूगल मैप देखना हुआ, कुछ देखना हुआ, दिशा देखनी हुई, तो आप सबसे वहाँ पूछते नहीं फिरेंगे ना। तो फ़ोन खोला आपने, उस पर साइट्स देख ली कि कौन सी दिशा किधर जा रही है, वो स्थान कितना दूर है, उसको पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। तो फ़ोन का उपयोग भी इन्हीं सब कामों में करना चाहिए। और जहाँ पर गहरी स्टडी का मामला आता है तो वहाँ किताबें ही काम आती हैं। अगर आप एफ़र्ट नहीं कर सकते हैं बहुत पैसा, किताबें भी महंगी आती हैं, कोई सस्ती नहीं आती हैं किताबें। वो तो छोटे क्लासेस में प्राइमरी की किताबें होती हैं जो कम दाम की होती हैं। हाई स्कूल से ऊपर, 10वीं से ऊपर की किताबें सब महंगी ही आती हैं। तो उसके लिए जगह जगह लाइब्रेरी भी बनाई गई हैं। बच्चों में आप ऐसी कल्पनाएं डालिए कि देखो, जो तुम सोचो उसको करने के लिए किताबों का सहारा लो।
और उनको बताओ कि ये जगह जगह ये लाइब्रेरी है, तुम जहाँ कहीं भी जिस भाषा की, जिस रेंज की तुम मतलब बुक चाहते हो, सब तुम्हें यहाँ लाइब्रेरी में मिल जाएंगे। हर चीज़ अवेलेबल है, कम दाम में तुम लाइब्रेरी में सुबह से शाम तक बैठ के पढ़ सकते हो। तो ये सब बताना माता पिता का फ़र्ज होता है। लेकिन माता पिता क्या करते हैं कि शुरू से बच्चों में पैसे की जिज्ञासा भर देते हैं कि सब कुछ पैसा है, पैसे से हर चीज़ खरीदी जा सकती है, पैसे से आप भौतिक सुख खरीद सकते हैं, लेकिन मानसिक और भावनाएं नहीं खरीद सकते हैं। बच्चों में भावनाएं क्या होती हैं, दिन पर दिन दबती चली जाती हैं, क्योंकि उनको अच्छी किताबों का सहारा नहीं मिलता है। उनके अंदर से वो चीज़ें डेवलप नहीं हो पाती हैं। प्यार, करुणा, दया, ममता, इस तरह की भावनाएं नहीं डेवलप हो पाती हैं। आप किताबें भी पढ़िए, उससे भी उतना नहीं डेवलप हो पाती हैं। खैर, उन बच्चों की तो माता नहीं थी, रामधन की वाइफ तो नहीं थी, वो बचपन में चली गई थी। लेकिन उसके आस पड़ोस में और भी हैं, उनकी माँओं के समान होंगी। तो उनके प्रति उनका प्यार पैदा करना, उनकी बुआ, दादी, मौसी, चाची, कोई तो होगा। अगर आप लोगों से प्यार से बात करेंगे तो आपको भी वो लोग प्यार देंगे, सम्मान देंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि आप किसी के प्रति प्यार नहीं दिखाएंगे, किसी के प्रति आप प्यार दिखाएंगे तो वो आपको प्यार से नहीं बोलेगा। टिट फॉर टैट, आप जैसा करोगे वैसा पाओगे। तो ये संसार अभी इतना विश्वास पे टिका हुआ है, और हमारी भारतीय संस्कृति थी तो बिल्कुल विश्वास पे टिकी हुई है। यहाँ पे पढ़ाई से नहीं, सांसारिक जो हमारी संस्कृति है वो हमारे परिवार से ही निकलती है। पहले किताबें तो बाद में हमको पढ़ने को मिलती हैं, हमारे संस्कार हमारे घर से निकलते हैं। भले आपकी बचपन से माँ चली गई हो, लेकिन माँ जैसी बहन, बुआ, मौसी, चाची सब रहती हैं, आस पड़ोस में भी रहती हैं। आप उनसे प्यार पा सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपके अंदर ये भावनाएं ना डेवलप हों। प्यार, करुणा, दया, ममता की सब डेवलप होती हैं, सारे संस्कार निकल के बाहर आते हैं। लेकिन जब आपको उसकी ज़रूरत महसूस हो, आज के भागते हुए संसार में लोग इसको कम अहमियत देने लगे हैं, पैसों को ज़्यादा अहमियत देते हैं, और दिखावा उनका सबसे बड़ा पक्ष बन जाता है। उनको लगता है कि ये सब चीज़ें फालतू की हैं। सबसे बड़ी चीज़ होती है भौतिक सुख। भौतिक सुख भी आपको सुख पहुंचाता है लेकिन शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पे वो सुख नहीं पहुंचाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यही होता है कि ये बच्चे बुद्धिमान बच्चे नहीं कहलाते हैं, जो कि बड़े होने पे माता पिता का बंटवारा करते हैं, उनके बने बनाए चीज़ों को बेच बाचते हैं, जो उन्होंने बहुत ही मेहनत से जुटाया था। बेचिए, ज़रूर बेशक बेचिए, लेकिन जब तक वो हैं इस संसार में तब तक उनकी पुरानी चीज़ें उनके लगाव में हैं, तो उनको उनकी आँखों के सामने मत बेचिए। जब वो इस संसार में नहीं रहेंगे तो भले वो चीज़ें आपके काम की नहीं रहेंगी, आप बेच लीजिए, लेकिन जब तक वो हैं आपके साथ तब तक उनकी चीज़ों का, उनके मन का बंटवारा नहीं करिए। ये मेरी बच्चों की तरफ से ये अपील है। और बच्चे इतने मूर्ख हो जाते हैं तो उसके पूरे रिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स ही होते हैं। वो उनका मूर्खतापूर्ण उनकी परवरिश जो करते हैं, उसी से बच्चे इस तरह की मूर्खता करते हैं। और तो बच्चों को बुद्धिमान भी बनाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि ठीक है बड़े हो गए आपके बच्चे, शुरू में आप नहीं कर पाए, अब बातें करिए, बच्चों से बड़े हो गए हैं, अब बातें करिए, तो थोड़ा धीरे धीरे उनकी चीज़ें डेवलप होंगी, वो भी समझेंगे। उनकी शादी ब्याह हो गई, उनके भी बच्चे हो गए हैं, वो भी इस बात को समझते हैं। तो अगर आपका व्यवहार अभी भी वैसा ही बना हुआ है अपने बच्चों के साथ, रुपए पैसे बस लेकर, तो फिर उम्मीद मत करिए कि आपके बच्चे बुद्धिमानी आपसे दिखाएंगे, आप उनको बुद्धिमान बना ले जाएंगे। आपने अभी तक गलती करी है तो गलती का सुधार किया जा सकता है। अब आपके बच्चे बड़े हो गए हैं, उनके भी बच्चे हो गए हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि मेरे बच्चे अब बुद्धिमान बन जाए तो अब भी बुद्धिमान वो बन सकते हैं, क्योंकि वो भी माता पिता बन गए हैं। अब वो बात को जल्दी समझेंगे और इस बात को वो मानेंगे, तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है।
जिनके बच्चे बड़े हो गए हैं, और जिनके बच्चे छोटे हो हैं अभी, तो मेरी इस मोटिवेशनल स्टोरी से कृपया ध्यान रखिए अपने बच्चों का कि किस तरह से आप परवरिश कर रहे हैं। सो थैंक यू वॉचिंग दिस फ्रेंड। अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक इट, और चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू अगेन, बाय।